नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज सर में। मैं मनोज कुमार। आज हम वर्ब का दूसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसमें हमने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्ब क्या होती है। इसके अलावा वर्ब के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है। और वो टाइप जो थे उसमें हमने देखा था कि उनको कैसे पहचाना जाता है। ओके, आज हम वर्ब के बचे हुए टाइप्स जो हैं पार्ट नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए, पिछले पार्ट में हमने क्रिया या धातु के जो प्रकार पढ़े थे वो अलग थे। आज हम प्रयोग व संरचना के आधार पर इसके भेद पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये प्रयोग और संरचना के आधार पर इसके 8 भेद होते हैं, ठीक है। 8 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने हर एक को शामिल किया है। और अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार से हमें मिलते हैं और कैसे इनको हमें पहचानना होता है, ठीक है। तो पहली क्रिया है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया, देखिए मैंने लिखा है सामान्य क्रिया वो होती है जो वाक्य में एक ही कार्य, जिस वाक्य में एक ही कार्य होता है, ठीक है, उसमें सामान्य क्रिया होती है। जैसे मैंने लिखा है सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन खाना खाता है, सीता खाना बनाती है। इन सब में क्या हो रहा है, वाक्य में एक ही काम हो रहा है, इसलिए इनमें क्या है, सामान्य क्रिया, ठीक है। दूसरा इसका प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियापद, एक वाक्य में एक से अधिक क्रियापद संयुक्त रूप से प्रयुक्त हो, तब वहां पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। जैसे मैंने पाठ पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं कौन कौन सी हैं, पढ़ लेना, पढ़ना और लेना, दोनों क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। इन दोनों को संयुक्त क्रिया क्यों कहा गया है, इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए, ये दोनों पढ़ लिया है तो दो क्रियाएं, एक तो है पढ़ना और एक है लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक ही क्रिया के हिसाब से ये प्रयुक्त हुए हैं, पढ़ लिया, यानी क्रिया तो ये दो हैं लेकिन काम ये एक का कर रही है, इसलिए संयुक्त हो गई है, ठीक है। वैसे इनको अलग अलग करोगे तो पढ़ना और लेना, लेना बस कोई चीज लेना, और पढ़ना यानी हम जो पढ़ते हैं, यानी इन दोनों को एक बना दिया है, पढ़ लिया। मैंने खाना खा लिया, खाना खा और लिया, ठीक है। वो खाना जो रखा हुआ मैंने खाया है, मैंने किसी से लिया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी से मांगा है, लिया, लेकिन वो संयुक्त क्रिया हो गई। खा लिया, पढ़ लिया, है ना, धो लिया, नहा लिया, ये सब क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया के बाद में तीसरी आती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, दो क्रियापदों को, दो क्रियापद दो कार्य, यानी एक ही वाक्य में दो क्रियापद होंगे और दो कार्य होंगे, ठीक है। पहले पूर्ण होने वाला कार्य ही पूर्णकालीन क्रिया कहलाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक वाक्य में हम दो क्रियापद यूज करते हैं। पहला क्रियापद जो, पहले कार्य जो पूर्ण होता है ना, पहले मतलब दो क्रियापद यूज हो रहे हैं, उनमें से जो पहले कार्य हो रहा है वही हमारा क्या होता है, पूर्णकालीन क्रिया होती है। जैसे मदन पढ़कर सो गया। अब इसमें दो क्रियापद कौन से, एक तो पढ़कर और एक सो गया। तो काम पहले कौन सा हुआ, सोने का हुआ या पढ़ने का? ऑफकोर्स पढ़ने का काम पूरा हो रहा है। अगर पढ़ने का काम पूरा हो रहा है तो हमारी पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, पढ़ना। ओके, दो क्रियापद है। देखिए, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना है, यहाँ पे भी दो क्रियापद है और यहाँ पे भी दो क्रियापद है, लेकिन यहाँ पे जो क्रियापद है वो संयुक्त रूप से यूज हो रही है। मतलब मैंने पाठ, पढ़ को अकेला यूज नहीं कर सकते और लिया को अकेला यूज नहीं कर सकते, और दोनों क्रिया तो अलग अलग है लेकिन एक ही क्रिया का काम कर रही है, इसलिए इनको संयुक्त क्रिया कहा गया है। लेकिन पूर्वकालिक क्रिया में क्या है कि दो क्रियापद तो हैं हमारे पास, दो क्रियापद हैं, पहले एक काम हो रहा है फिर दूसरा काम हो रहा है। यहाँ पे एक ही काम था, पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे पढ़ना हो रहा है और सोना हो रहा है, दो काम हो रहे हैं, यानी इन दोनों में फर्क हो गया। दूसरी बात, पहले जो काम पूरा होता है, जैसे इसमें पढ़ना पूरा काम पहले हो रहा है,
तो ये पद ही हमारा क्रियापद क्या कहलाएगा, पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है। तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य का कर्ता स्वयं कोई कार्य न करके दूसरे से करवाए उसे क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया। अगर सीधी और सिंपल भाषा में ये बताएं कि प्रेरणा देकर कोई काम करवाना, वो क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है। जैसे इसमें मैंने एग्जाम्पल लिखा है, श्याम मोहन से गृह कार्य करवाता है। श्याम मोहन से गृह कार्य करवाता है, तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है। क्यों है, क्योंकि श्याम जो है वो प्रेरणा देकर मोहन से कार्य करवाता है। एक एग्जाम्पल और समझते हैं, जैसे मैंने लिखा, माँ बेटी से घर का कार्य करवाती है। ठीक। इसमें माँ और बेटी, माँ जो है बेटी से प्रेरणा देकर कार्य करवा रही है। कार्य क्या करवा रही है, घर का कार्य। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया क्यों बोली जाएगी, ये कार्य करवाना, क्योंकि यहाँ पे माँ जो है वो बेटी को प्रेरणा दे रही है कि ये काम करना है। ठीक। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्या है, कोई भी नाम हो, नाम किसे कहते हैं, संज्ञा और सर्वनाम को नाम कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा और सर्वनाम को नाम कहते हैं तो उनकी जगह पे उनकी विशेषता बताने वाले शब्द भी तो नाम ही होते हैं ना, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों ही शब्द जो कि क्या करें, जिनमें प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बना दिया जाए और वह क्रिया का काम करे। कोई भी शब्द जो संज्ञा हो, सर्वनाम हो या विशेषण हो, इन तीनों में ही कोई प्रत्यय लगाकर कोई नया शब्द बना दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, नाम धातु क्रिया कहलाता है। कैसे, मैंने इनका यहाँ पे लिखा है, जैसे चमक का मैंने लिखा है, चमक से क्या बन सकता है, चमकना और चमकाना। नाम धातु क्रिया, ये चमक क्या है, संज्ञा है। ठीक है। और इसे चमकना और चमकाना बना दिया हमने। ठीक है। उसी प्रकार से अपना से क्या बना दिया, अपनाना। ये अपना क्या था, सर्वनाम था, और उससे हमने एक क्रिया बना दी। तो ये क्या, ये क्रिया और ये क्रिया और ये क्रिया क्या कहलाएंगी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, इनको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये क्रियाएं किसी नाम से बनी है। ये क्रियाएं जो है ना, ये किसी नाम से बनी है, इसलिए इनको नाम धातु क्रिया कहा गया। ठीक है। अगला है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया में क्या होता है, प्रत्यय से बनी क्रियाएं ना को छोड़कर। कहने का मतलब यह है कि कोई भी क्रिया जिसमें प्रत्यय लगाया हो, ना को छोड़कर प्रत्यय लगाया ना नहीं होना चाहिए। जैसे चमक में हमने चमकना ना लगाया था, तो ये नाम धातु है। लेकिन कृदंत में क्या होगा, ना नहीं होना चाहिए। पहली शर्त तो है ये, यानी ना तो किस में चला गया, नाम धातु में चला गया। अब कृदंत में क्या क्या आ सकता है, ता आ सकता है, जैसे चलता, फिरता। कर आ सकता है, जैसे चलकर, घूमकर, फिरकर, नहाकर, धोकर। आ सकता है, जैसे पढ़ता, नहाता, धोता। एगा आ सकता है, यानी आएगा, जाएगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा, धोएगा। तो ये ता, कर, आ और एगा से बने प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय अगर किसी भी शब्द में, किसी भी क्रिया में लग जाए और एक नई क्रिया बन जाए, उसे हम क्या कहते थे, कृदंत क्रिया कहते थे। ठीक है। ये 4 प्रत्यय याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से हम कृदंत क्रियाएं बनाते हैं, ता, कर, आ और एगा। और ना जो प्रत्यय है उससे हम क्या बनाते हैं, नाम धातु क्रिया बनाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इसमें आप ना प्रत्यय का यूज करोगे, इसमें आप ता, कर, आ, एगा का यूज करोगे। अब है सहायक क्रिया। देखिए सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, जैसा इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है, ये सहायता करने का काम करती है। किसकी, जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उसकी सहायता करती है। और
मुख्य क्रिया की सहायता करने के अलावा इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि किसी काल को बता देगी। सहायक क्रिया जो होती है वो किसी काल को बता देगी। ठीक है, जैसे हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, हम व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना तो हमारी मुख्य क्रिया है और ये रहे हैं ये सहायक क्रिया है। अब ये रहे हैं ये काल को बता रही है, वर्तमान काल की बात हो रही है। अभी हम क्या कर रहे हैं? ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो वर्तमान काल। हम व्याकरण पढ़ रहे थे, अब के कल की अगर बात करें, कल अगर नया चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, तब मैं क्या कहूँगा? कल हमने व्याकरण पढ़ी थी, या कल हम व्याकरण पढ़ रहे थे, इस वक्त कल हम व्याकरण पढ़ रहे थे। तो ये सहायक क्रिया क्या काम आती है? मुख्य क्रिया की, जो हम ये पढ़ है इसकी सहायता करती है, पहली बात। दूसरी बात, ये काल को बताती है। ठीक है, तो वो सहायक क्रियाएं होती है। लास्ट अपनी बची है सजातीय क्रिया। समान जाति की क्रियाएं तथा कर्म भी धातु से बना होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि समान जाति की वो क्रियाएं, समान जाति की वो क्रियाएं जिनका जो कर्म होता है ना, वो भी क्या होता है? धातु से ही बना होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मैंने लिखा, हमने लड़ाई लड़ी। जैसे मैंने लिखा, हमने लड़ाई लड़ी, हमने लड़ाई लड़ी। ठीक है, अब देखिए आप, ये कर्ता हो गया और ये लड़ी, ये आपका क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, अब लड़ी से, लड़ी और लड़ाई दोनों एक ही जैसे शब्द लग रहे हैं। ठीक है, यानी कहने का मेरा मतलब क्या है कि आपका जो कर्म होता है ना, वो भी किससे बनता है? धातु से, यानी क्रिया से बनता है। उसे क्या कहेंगे? सजातीय क्रियाएं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं मैंने लड़ाई लड़ी, मैंने गीत गाया, मैंने रोज रोया, या फिर मैंने पढ़ाई पढ़ी। ठीक है, इस तरीके से कहने का मतलब कि कर्म और क्रिया दोनों एक ही धातु के होंगे। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाई पढ़ी, तो पढ़ाई और पढ़ी दोनों क्या है? एक ही धातु से बने शब्द हैं, है ना? तो इसलिए ये सजातीय क्रिया होगी। ठीक है, ये तो था आपका क्रिया, यानी हिंदी में हम क्रियापद को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब हम समझने वाले हैं इंग्लिश में यही क्रियापद, यही जो वर्ब के रूप में हम पहचानते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, वर्ब जो है ना, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और एक को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क ये है कि मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, यहां लिख रहा हूं, आई वॉन्ट टू प्ले। आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। आई वॉन्टेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है। ठीक, ये तीन सेंटेंस हैं, इन्हें से हम समझते हैं। पहला सेंटेंस ये बता रहा है कि आई के साथ हमने वांट यूज किया है। दूसरा ये बता रहा है कि आई के सामने हमने वांटेड। तीसरा ये बता रहा है ही के साथ वांट्स। यानी ये क्रिया के ये जो सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप चेंज कर लेना ही क्या होता है? फाइनाइट वर्ब होता है। एक क्रिया का अपने सब्जेक्ट के अनुसार रूप चेंज करना क्या कहलाता है? फाइनाइट वर्ब कहलाता है। अब देखिए, आगे आपको तीनों में सेंटेंस में एक ही चीज मिलेगी, टू प्ले और टू प्ले। ये आपकी क्या है? नॉन फाइनाइट है। कहने का मतलब मेरा सिंपल सा ये है कि फाइनाइट वर्ब तो क्या होती है कि सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ना, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप परिवर्तित नहीं करती। ठीक है, अब देखिए, फाइनाइट वर्ब में ही हमने पिछली क्लास में ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को पढ़ा था। ठीक है,
आज हम फाइनाइट वर्ब के दो टाइप हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जिनको हम मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के नाम से बुलाते हैं। मेन वर्ब वो होती हैं जो जिन्हें हम मुख्य क्रियाएं कहते हैं, जो किसी भी क्रियापद का मेन जो काम होता है, मुख्य जो काम होता है, वो क्रियापद जो दर्शा दे वही मेन वर्ब होती है। ठीक है, ओके। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब हिंदी में हमने पढ़ा अभी अभी सहायक क्रियाएं। हेल्पिंग वर्ब वही सहायक क्रियाएं हैं, इनको हमने अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो सहायक क्रिया का ही है। क्यों है ये इतनी इंपॉर्टेंट? ये बहुत से काम करती है। जैसे बी, डू और हैव, ये तीन वर्ब है हमारे पास। बी, डू और हैव, ये तीनों जो हैं, ये तीनों ही मेन वर्ब भी बनती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी बनती है। इसलिए इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है, इनको क्या कहेंगे? प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए, हर बात लिख के नहीं बता सकता मैं, बोर्ड पे इतनी जगह भी नहीं है, इसलिए जो बातें इंपॉर्टेंट है वो मैं लिख रहा हूँ और जो नहीं है आप लोग सुने उन्हें थोड़े ध्यान से। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब जो है उन्हें हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। कैसे करती हैं? जैसे बी की फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर और बी है। इन्हीं का एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को और ये सारे आप समझ जाओगे। जैसे मैंने कहा आई एम ए टीचर, और एक मैंने लिखा आई एम टीचिंग यू। दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस में फर्क ये है कि हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एक जगह तो हेल्पिंग वर्ब बन रही है, ये तो आपकी है हेल्पिंग वर्ब, और एक जगह मेन वर्ब बन रही है। ये फर्क है दोनों में। अब देखिए, जहां पे मैंने आई एम ए टीचर मैंने खुद के बारे में बताया, वहां पे ये मेन वर्ब का काम कर गई, और जहां पे मैंने ये बताया है कि मैं अभी वर्तमान में क्या कर रहा हूं, उस समय ये हेल्पिंग वर्ब बन गई है। और हेल्पिंग वर्ब बनते ही किसको दिखाती है? टेंस को दिखाती है। अभी ये वर्तमान काल की बात कर रही है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रही है। और अगर प्रेजेंट टेंस की भी कौन सा टाइप है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टाइप है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है वाज और वर। इसी प्रकार से हम लोग वाज वर को भी यूज कर सकते हैं। जैसे आई, मान लो आज से 10 साल बाद मैं टीचिंग कराना छोड़ दूं, 10-15 साल बाद में, तो मैं क्या कहूंगा? आई वॉज ए टीचर, मैं एक टीचर था। समझ रहे मेरी बात को? ओके। अब इनमें से बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सिंगुलर के साथ यूज होती हैं। देखिए, ये चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे ये चीजें आपको आनी चाहिए, सिंगुलर और प्लूरल। मुझे पता है आपको आती भी है प्लूरल। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ कौन यूज होता है, प्लूरल के साथ कौन यूज होता है? प्रोनाउन में हमने केस पढ़े थे, है ना, पर्सन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इनमें जिस बंदे को फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अच्छे से आते हैं, वो इनको अच्छे से समझ पाएगा। वो इनको क्यों समझ पाएगा? समझना इस बात को, क्योंकि मैं जब भी ये बताता हूं कि हैज और डज और इज, हाँ, ये जो है ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज होती है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है कि ये कभी भी प्लूरल के साथ यूज नहीं होती, पहली बात तो ये। अब सिंगुलर के साथ यूज होती है तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ कभी यूज नहीं होती, ना सेकंड पर्सन की, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होती है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डू की बात करें तो डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है, जितने भी प्लूरल होते हैं उनके साथ ही डू यूज होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, डू जो है, डू और हैव दो ऐसी वर्ब हैं जो
प्लूरल वर्ब के साथ तो यूज होती है, लेकिन इनमें एक सिंगुलर भी यूज होता है, आई। ये हमेशा आई के साथ भी यूज होती है, आई डू, आई हैव, ऐसे हम बोलते हैं। ओके, तो ये तो था हेल्पिंग वर्ब। अब हम चलते हैं हेल्पिंग वर्ब के ही दूसरे टाइप, मॉडल वर्ब की तरफ। मॉडल वर्ब जो है वो मूड को शो करते हैं, किस प्रकार का मूड है। जैसे मैंने कहा आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। आई कैन टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ। अगर मैंने इसी सेंटेंस को ऐसे बोल दिया, आई कैंट टीच यू, आई कैन नॉट टीच यू, आई कैंट टीच यू का मतलब होगा मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। यानी मेरा मूड शो होता है, ये मेरा मूड शो कर रहा है कि मैंने अगर कैन नॉट लगा दिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, और कैन के साथ अकेले को यूज कर लिया तो मैं क्या बोल रहा हूँ। यही हमें बताती है कि हमारा मूड कैसा है। आई कुड टीच यू, आई कुडंट टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था। आज के 10 साल बाद भी मैं कुड का यूज करूंगा, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था। अच्छा, कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है, प्लीज कुड यू, प्लीज के साथ हम कुड का यूज करिए, प्लीज कुड यू गिव मी योर पेन। कैन यू नहीं करेंगे, कैन यू करते हैं वो फॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फॉर्मल के साथ में हम कैन का यूज करते हैं और इनफॉर्मल के साथ में हम कुड का यूज करते हैं। बहुत डिटेल में हमने मॉडल वर्ब पढ़ा था, वहां पे जाके पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू है कि मॉडल वर्ब जो है वो मूड को शो करते हैं, ठीक है। ये 13 होते हैं, कितने होते हैं ये 13 होते हैं। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट वर्ब जो है ये 3 प्रकार की होती है, एक होती है जिरंड, एक इन्फिनिटिव, एक पार्टिसिपल। तीनों में बहुत ही गहराई से मैंने ये पढ़ाए हैं इन्फिनिटिव चैप्टर को, ठीक है। आप वहां पे जाइएगा और तीनों को पढ़िएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल और डिफिकल्ट चैप्टर में से एक माना जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा डिमांड भी इसी की करते हैं। मैंने ये बहुत ही अच्छे से समझाया है। अब देखिए जिरंड जो है वो, अच्छा जिरंड, जिरंड जो है वो आईएनजी के साथ आता है, पहली बात तो ये। और ये हमेशा नाउन की जगह पे आता है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। इंपॉर्टेंट बात तो यही है ना, तो ये मैंने बता दी। कहीं भी आपको ऐसे मिल जाए वॉकिंग, मान लो ये वॉकिंग है, अब अगर मैंने इसे हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज कर लिया तब तो ये कंटिन्यूस में हो गया, लेकिन मैंने इसे सब्जेक्ट की जगह पे यूज कर लिया तो ये तो नाउन का काम करेगा ना। वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब यहाँ पे वॉकिंग क्या है, कोई पहचानना चाहे तो डायरेक्ट आप वर्ब की तरफ चले जाओ। मेन वर्ब हमारा इज है और सब्जेक्ट कौन है, वॉकिंग। सब्जेक्ट बनता कौन है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, तो ये नाउन का काम कर गया यहाँ पे। इसलिए जेरेंड जो है सब्जेक्ट भी बनता है और ऑब्जेक्ट भी बनता है, दोनों जगह पे आ सकता है। इंपॉर्टेंट बात यही है। आगे आगे क्या है, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होते हैं, देखिए इन्फिनिटिव होते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अभी हमने सीखा था ना, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्टेड टू प्ले, आई वॉन्ट्स टू प्ले, ही वॉन्ट्स टू प्ले। तो ये जो टू प्ले और टू प्ले आ रहा था वो इन्फिनिटिव ही था। ओके गॉट इट। तो इन्फिनिटिव वो होता है जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है। ओके, अब हम समझते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम भी करता है और आईएनजी का भी काम करता है, दोनों काम करता है ये। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। समझना अगर आपको है, बहुत डिटेल में समझना है तो पीछे की पार्टिसिपल की क्लास में चले जाइए, वहां पे आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको जरूर एग्जांपल देके एक एक बता रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वर्ब का काम भी करता है और एडजेक्टिव का काम भी करता है। ओके, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आईएनजी की जो रूप होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ओके, अब ये या तो आईएनजी का, यहाँ पे तो आईएनजी का था वो तो नाउन का चला गया ना, तो इसका तो चैप्टर अलग हो गया। अब चैप्टर की बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। आईएनजी है, आईएनजी है वर्ब का काम करेगा और एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे आई एम टीचिंग यू, ठीक है, आई एम टीचिंग यू। एक मैंने लिख दिया he stopped teaching me। चल ये तो
ही स्टॉप द रनिंग बस। ठीक है, मान लो कोई बस थोड़ी स्लो स्लो चल रही थी और किसी ने उसके आगे कुछ पत्थर वत्थर डाल दिया या कुछ भी, तो वो रुक गई। तो हमने क्या कहा, उसने चलते हुए बस को रोक दिया। अब ये रनिंग की तरफ और टीचिंग की तरफ ध्यान हमारा सिर्फ इन दो चीज़ों पे होना चाहिए। इन दो चीज़ों से हम समझेंगे कौन क्या काम कर रहा है। देखिए, पहला सेंटेंस जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, एम, और मेन वर्ब क्या है, टीचिंग। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस में चला गया, इसका मतलब टीचिंग यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। गॉट इट, पहली बात। दूसरी बात है कि ही सब्जेक्ट है, स्टॉप्ड मेन वर्ब है। मेन वर्ब तो हमारी आ गई, अब क्या रनिंग मेन वर्ब बन सकती है? नहीं। दूसरी बात, रनिंग के आगे जो है आर्टिकल लगा। आर्टिकल किसके आगे लगते हैं? या तो नाउन के आगे, है ना। अब ये नाउन है या नहीं है इसे जानने के लिए देखते हैं। इसके बाद में बस आया जो कि नाउन है, इसका मतलब ये नाउन नहीं है। अब देखते हैं बस कैसी है, रनिंग है, यानी दौड़ती हुई बस। तो ये रनिंग क्या काम कर गया, एडजेक्टिव का काम कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आईएनजी की फॉर्म में आपको एडजेक्टिव और वर्ब दोनों मिल सकते हैं। ये था प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, इसी तरीके से आप पास्ट पार्टिसिपल भी जो है उनको भी बना सकते हो। ये सारा कुछ जो है, अच्छा, पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, याद रखना। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है ना, उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। कभी भी आपको मिल जाए आईएनजी में, जैसे हेल्पिंग वर्ब मिल जाए और उसके बाद में आईएनजी मिल जाए, तो ये क्या होता है हमेशा, इसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब मिल जाए या फिर इसके बाद में मेन वर्ब मिल जाए जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म में हो, उसे भी क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, इन दोनों के अलावा अगर आपको आईएनजी में एडजेक्टिव मिल जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म में भी एडजेक्टिव मिल जाए, इन्हें भी क्या कहेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, तो ये था। अच्छा, एक बच गया आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ना, ये यूज क्या आता है, दो सेंटेंस होते हैं, उनको हमें एक करना होता है। ठीक है, और ये बताना होता है। अच्छा, उसमें हम मैन जो है हैविंग यूज लेंगे, क्यों, परफेक्ट है ना। परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करते हैं, मैन हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होती है, याद रखना। ये जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब तो प्रेजेंट में बन जाती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में बनती है। तो वो पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल जो है उसमें हम हैविंग को यूज करेंगे, हैव की जगह क्या है, हैविंग का यूज करेंगे। ओके, तो ये था वर्ब का ओवरव्यू। और आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छे अच्छे कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, और मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ जिसमें हम इसी प्रकार से हिंदी और इंग्लिश के कंपैरिजन को पढ़ेंगे। ओके, तब तक नमस्कार।